सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू वर्मा। आई होप यू ऑल आर गुड। सो गाइस, इस वीडियो में हम एम लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी के चैप्टर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी वीडियो में पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस, हुआ क्या था 1974 में बिहार के कुछ स्टूडेंट्स थे, उनके लीडर थे जयप्रकाश नारायण। तो दोनों ने मिलकर एक पॉलिटिकल मूवमेंट स्टार्ट किया था जिसको कहते हैं जेपी मूवमेंट। किस लिए किया था? अब उस टाइम क्या हो रहा था, बिहार में बहुत करप्शन हो रहा था और मिसरूल हो रहा था। तो इसी के चलते उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट किया। अब इससे हुआ क्या, उस टाइम चल रही थी इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट। तो पता नहीं उनको क्या लगा, उन्होंने इसको एज अ थ्रेट माना इंडिया सोसाइटी, इंडिया की सिक्योरिटी और डेमोक्रेसी पर। तो उन्होंने एडवाइस किया प्रेसिडेंट को कि वो इम्पोज कर दे नेशनल इमरजेंसी। देखो गाइस, पहले क्या होता था, पहले 1978 से पहले इंटरनल डिस्टरबेंस की वजह से भी प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी इम्पोज कर सकते थे। बट 44th अमेंडमेंट के बाद इंटरनल डिस्टरबेंस हटा के आर्म रिवॉल्यूशन ऑप्शन रख दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। अब सिर्फ वॉर हो या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन हो या फिर आर्म रिबेलियन हो, तभी आप नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हो। पहले इंटरनल डिस्टरबेंस छोटे मोटे चीजों पे भी लग जाती थी। तो ऐसा ही हुआ था उस टाइम पे। इंदिरा गांधी जी ने भी नेशनल इमरजेंसी लगवा दी थी। तो फिर क्या हुआ, नेशनल इमरजेंसी लगी 25 जून 1975 से लेके 21 मार्च 1977 तक, मतलब टोटल 18 मंथ ये रही। अब उस टाइम क्या थे, लॉ मिनिस्टर थे HR गोखले। उन उन्होंने एडवाइस किया इंदिरा गांधी जी को कि जो आजादी के बाद जो इंडिया का कोई एक सेक्शन ऐसा भी है जो अभी भी इंडिया के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है और जो इंडिया के लीगल लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स है, उनको भी ऑब्वियस नहीं कर रहा है। तो ऐसे में उन्होंने एडवाइस किया इंदिरा गांधी जी से कि आप एक फंडामेंटल ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करें। तो इसी वजह से फिर इंदिरा गांधी जी की कांग्रेस पार्टी ने 1976 में एक कमेटी बनाई जिसका नाम था सरदार स्वरण सिंह कमेटी, कि वो रिकमेंडेशन दे, इस पे थोड़ा बैठे बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने रिकमेंड किया, रिपोर्ट बनाई, उसमें रिकमेंड किया कि आपको एक सेपरेट पार्ट इंक्लूड करना है जिसका फंडामेंटल ड्यूटीज लेके कॉन्स्टिट्यूशन में। जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो हम ने यूएसएसआर रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर ली है। और अभी इंडिया पूरे वर्ल्ड में जापान, रशिया, वियतनाम, इंडिया और चाइना ही है जो जिनके कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स है। तो फिर क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी ने ये इनकी कमेटी की रिकमेंडेशन एक्सेप्ट कर ली और एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इनेक्ट किया जो था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने एक न्यू पार्ट ऐड किया, फोर्थ है डीपीएसपी, फोर्थ ए ऐड किया, जिसमें सिर्फ एक आर्टिकल बनाया 51A। अब आपको याद आ रहा होगा कि 51 आर्टिकल तो डीपीएसपी का है जो कि पार्ट 4 में है, इसीलिए एक नया पार्ट बनाया है फोर्थ ए 51A नाम से, जिसका नाम रखा गया फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसके अंदर टोटल 10 ड्यूटीज थी, जिसमें से 8 रिकमेंड की थी कमेटी ने। और अभी अगर हम करंटली की बात करें तो अभी टोटल 11 ड्यूटीज प्रेजेंट है। अब क्या हुआ, जो कांग्रेस थी इन्होंने तो सिर्फ 8 रिकमेंडेशन दी थी, तो जो कांग्रेस थी उन्होंने 3 रिकमेंडेशन को जो है स्वीकार नहीं किया गया था कमेटी के। तो वो कौन कौन सी थी? कमेटी ने ऐसा बोला था कि पार्लियामेंट लॉ बना सकती है या पनिशमेंट पेनल्टी दे सकती है अगर सिटीजन मना कर देगा ड्यूटी करने से, ऐसा इन्होंने मना कर दिया। अगर कोई above लॉ पनिशमेंट वायलेट होती है तो फंडामेंटल राइट और अदर प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देन इट कैन बी क्वेश्चन इन कोर्ट। कोर्ट में भी इनको क्वेश्चन कर सकते हैं कि तुमने कोई भी, जैसे मैंने आप पे फाइल कर दी कि आपने जो है फंडामेंटल ड्यूटी H को फॉलो नहीं किया, G को फॉलो नहीं किया, तो सीधे कोर्ट पहुंचा दिया, ऐसा नहीं। थर्ड है कि फंडामेंटल ड्यूटी में एक आर्टिकल होना चाहिए, मतलब एक सब क्लॉज में ये भी होना चाहिए कि हर सिटीजन को टैक्स पे करना पड़ेगा, तो ये नहीं मानी। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस, मतलब इंपॉर्टेंस क्या है, मीनिंग क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। पहली बात तो यह है कि वो सर्व करती है एज अ रिमाइंडर टू सिटीजन्स के, मतलब
अगर हम एंजॉय कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स, तो हमको कॉन्शियस होना चाहिए फंडामेंटल ड्यूटीज को लेकर भी। कॉन्शियस मतलब अवेयर रहना चाहिए इनके बारे में भी। सेकंड है, इस सर्व्स एज अ वार्निंग अगेंस्ट एंटी नेशनल एंड सोशल एक्टिविटीज, जैसे नेशनल फ्लैग बर्न कर देते हैं कुछ लोग, इनके वार्निंग है ये फंडामेंटल ड्यूटीज। थर्ड है, सर्व एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर सिटीजन्स एंड प्रमोट करता है डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट अमंग देम। सिटीजन नॉट जस्ट एज अ स्पेक्टेटर है, बट मस्ट एक्टिव पार्टिसिपेंट भी होना चाहिए। फोर्थ है, हेल्प करती है फंडामेंटल ड्यूटीज इन कोर्ट में इन एग्जामिनिंग एंड डिटरमाइनिंग वैलिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। अब देखो क्या हुआ, आर्टिकल्स मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज तो बना दी थी 1976 में, बट 25-30 साल बाद एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था वर्मा कमेटी। कब बनाई गई? 1999 में। इसको इसीलिए अपॉइंट किया गया था कि जो हमने 25 साल पहले 30 साल पहले जो फंडामेंटल ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन में डाली थी, तो उसका रिजल्ट क्या रहा, कि आप थोड़ा एग्जामाइन करो, थोड़ा इस पे बताओ हमें रिपोर्ट देके। तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे एग्जिस्टिंग लीगल प्रोविजंस ढूंढ के निकाले कि जो इम्प्लीमेंट हुए थे इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ एनी ड्यूटी पर। तो अब हम एक एक करके आर्टिकल पढ़ते हैं, जो भी सब क्लॉज हैं ए से लेके के तक, और फिर उसमें देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी जो लॉस थे जो बर्मा कमेटी ने बताए थे कि ऐसा हुआ है इस ड्यूटी को लेकर। तो सबसे पहला है ए, उसमें बताया गया है टू ओबे कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट आइडियल्स इंस्टीट्यूशन, प्लस जो नेशनल फ्लैग है हमारा और नेशनल एंथम है, इसको ओबे करना और रिस्पेक्ट करना। अब इसको लेके वर्मा कमेटी ने बोला था कि एक मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज के बनने से पहले 1971 में ही प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट आया था, कि मतलब अगर कोई भी इंसल्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन को, नेशनल फ्लैग को, एंथम को, तो उसके रिगार्डिंग क्या होगा। बी कहता है टू रिस्पेक्ट एंड फॉलो नोबल आइडल्स दैट इंस्पायर्ड नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, मतलब उनको रिस्पेक्ट करना है जो उन्होंने इंस्पायर किया था हमें नेशनल स्ट्रगल में। अब क्रिटिक्स जो थे ना, उन्होंने ये जो नोबल आइडल्स ये टर्म है, इसको एम्बिगियस बताया था। एम्बिगियस का मतलब होता है कि जिसके एक से ज्यादा मीनिंग हो, मतलब डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, ये कॉमन पीपल तो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएगा। अब नेक्स्ट है सी, ये बोलता है टू सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अब इसके वायलेशन पे इंडियन पीनल कोड एग्जिस्ट करता है, और एक एक्ट भी आया था 1967 में जिसका नाम है द अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, जो डिक्लेयर करता है कम्युनल ऑर्गेनाइजेशंस एज अनलॉफुल एसोसिएशन। अब नेक्स्ट है डी। डी कहता है टू डिफेंड द कंट्री एंड प्रोवाइड नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। जब भी ऐसा मौका मिलेगा तो आपको अपने देश के प्रति सेवा देनी पड़ेगी। ई कहता है टू प्रोमोट पीस एंड ब्रदरहुड अमंग ऑल पीपल्स विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑन रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटीज को लेकर। हमको टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस करनी है, जैसे इंसल्ट, जो इंसल्ट करती है डिग्निटी ऑफ वुमेन पे, जैसे डोरी वगैरह और ये सब, सती वगैरह, ये सब नहीं करनी है प्रैक्टिस। वर्मा कमेटी ने बताया था कि एक 1951 में एक एक्ट आया था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, जिसमें प्रिवेंट करा था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर फॉर डिमांडिंग वोट्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज एंड सो ऑन। एक एक्ट और आया था 1967 का, जो मैंने आपको बताया अभी, द अनलॉफुल एक्टिविटीज ऑफ प्रिवेंशन एक्ट, इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको अनलॉफुल बता सकते हैं। एफ में बोला गया है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंट्रीज कंपोजिट कल्चर। अब जो ये कंपोजिट कल्चर टर्म है ना, इसको भी क्रिटिक्स ने रेफर किया था एज एम्बिगियस, मतलब एक ही वर्ड के कितने मीनिंग है। जी कहता है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ, प्लस टू हैव सिंपैथी फॉर लिविंग क्रिएचर, जैसे डॉग्स हैं, काउज हैं, इन सब पे सिंपैथी दिखाना, ना कि उन्हें हार्म करना। अब इसको लेके वर्मा कमेटी ने बताया कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1972 में, जो कि प्रोहिबिट करता है बाय और सेल ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया था 1980 में, जो कि प्रोहिबिट करता है डिफॉरेस्टेशन को एंड यूज ऑफ फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए। एच बताता है टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, मतलब इंडिविजुअल्स की जो एटीट्यूड है, लॉजिकल और रैशनल थिंकिंग, ये इसको थोड़ा इंप्रूव करना चाहिए। ह्यूमनिज्म और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, मतलब अंधविश्वास पे ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए, आपको लॉजिकली सोचना चाहिए, रैशनल थिंकिंग करनी चाहिए।
अब जो ये वर्ड है साइंटिफिक टेम्पर, इसको भी क्रिटिक्स ने एक एम्बिगियस बताया था कि एक ही वर्ड का कितना मीनिंग है और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है बाय कॉमन पीपल्स। आई कहता है टू प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्ज्योर, मतलब डिनाई वायलेंस नहीं करना है हमको। अब इसको लेके बहुत सारे आईपीसी भी हैं कि अगर वायलेशन होता है तो ये लग सकते हैं। जे कहता है सिटीजन्स, मतलब एवरी सिटीजन शुड कॉन्स्टेंटली ट्राई टू इम्प्रूव देमसेल्फ सो दैट नेशन कॉन्स्टेंटली राइज होगा और लेवल ऑफ अटेम्प्ट और अचीवमेंट बढ़ेगा। अब क्रिटिक्स ने इस पर भी कुछ बोला। इस पे उन्होंने बोला ये जो जे है, इसमें जो लिखा गया है प्रोविजन, ये सुपर फ्लॉस है। सुपर फ्लॉस मतलब अननीडेड है, इसको होना ही नहीं चाहिए था। अब नेक्स्ट और लास्ट है के ऐड हुई थी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 2002 में, जिसमें लिखा है कि पेरेंट्स और गार्डियंस जो हैं वो प्रोवाइड करेंगे अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन अपने चिल्ड्रंस को बिटवीन एज ऑफ 6 से 14। फिर वही बात क्रिटिक्स ने बताया था कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ अदर इम्पोर्टेंट ड्यूटीज जैसे कास्टिंग वोट, पेइंग ऑफ टैक्सेस, फैमिली प्लानिंग, इन सबको इंक्लूड क्यों नहीं किया, इनको भी इंक्लूड करना चाहिए था। जैसे कांग्रेस ने डिनाई कर दिया था कि ये पेइंग टैक्स वाली चीज ड्यूटी में हम इंक्लूड नहीं करेंगे, और क्रिटिक्स ने भी ये बोला था कि इसको इंक्लूड होनी चाहिए, फैमिली प्लानिंग को इंक्लूड होना चाहिए फंडामेंटल ड्यूटीज में, और जो कास्टिंग वोट है उसको भी इंक्लूड होना चाहिए। सो गाइस, यही था पूरा वीडियो। गाइस, अगर आपको एम लक्ष्मीकांत के सारे चैप्टर्स के मेरे हैंड रिटन नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो इस पे मैंने वीडियो बना रखी है, आप वो वीडियो देख के पीडीएफ उससे ले सकते हैं। सो गाइस, इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स ऑल्सो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। गुड बाय गाइस, हैव अ नाइस डे।